दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव की जो बिसात बिछना शुरू हुई है, उसके पहले सत्ता और विपक्ष के बीच में एक और जोरदार मुकाबला आगामी कुछ महीनों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के होगा। भारतीय जनता पार्टी यूं तो इस बारे में आश्वस्त है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी अपने प्रत्याशी को आसानी से जिता ले जाएगी, किंतु हाल ही में उत्तर प्रदेश में उसकी जो सीटें कम हुई, उससे उसके राज्यसभा में कुछ कमी आई और वहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो विधायक हैं उनके वोटों का भी जो समीकरण है, उन सबको मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ हजार मतों का टोटा पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता का एक विषय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ढुलमुल रवैया भी है। बीच में तो यहां तक बात उठी थी कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बात के लिए लगभग तैयार कर दिया है मानसिक दृष्टि से कि उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा और बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को प्रतिष्ठित किया जाएगा। किंतु इसके बाद बीते कुछ समय से नीतीश कुमार और आरजेडी के नेताओं के बीच में जिस तरह की बातचीत चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं, उसे लेकर राजनीतिक जगत में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः नीतीश कुमार किसी नए मुद्दे की खोज करके भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर किनारा करेंगे और आरजेडी से उनकी संगामित्ती फिर एक बार हो जाएगी। अभी बीच में रोजा अफ्तार के दौरान लालू के परिवार में उनका निरंतर आना जाना हुआ, मेल मुलाकात भी हुई और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के प्रति कुछ सकारात्मक बातें भी की। किंतु फिर भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा सोचा हुआ व्यक्ति और राजनीतिक दृष्टि से बेहद चतुर और चालाक अब इस बार यह खतरा नहीं लेगा, क्योंकि यदि उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हाथ मिलाया तो फिर उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में लालू के परिवार पर जिस तरह से छापेमारी हुई, उसके बारे में भी यह कहा जा सकता है और कहा भी जा रहा है, इसके पीछे केंद्र सरकार की एक रणनीति यह है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार दोबारा लौट करके लालू प्रसाद यादव के खेमे में ना जाने पाए। और नीतीश कुमार भी अपनी छवि को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, सतर्क भी रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर अभी हाल ही में जो छापेमारी हुई और एक तरह से जिस तरह के घोटाले सामने जांच एजेंसियों द्वारा लाए गए, उनके मद्देनजर हो सकता है कि नीतीश बाबू अभी फिलहाल एनडीए के साथ बने रहें। बीजू जनता दल का जहां तक सवाल है, जगन रेड्डी का जहां तक सवाल है आंध्र प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से साथ नहीं छोड़ेंगे और राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन अब कुछ दूसरे दल हैं, मसलन तमिलनाडु में फिर वामपंथी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र में जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, वो आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं, और इसके अलावा और भी जहां कहीं विपक्ष के विधायक हैं, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवाह को रोकने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी को शह देने की कोशिश करें। किंतु इन सब के बीच में एक नई मुहिम ये शुरू हुई है तीसरा मोर्चा बनाने की, जिसका नेतृत्व अब ममता बनर्जी नहीं अपितु तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। वे इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से बहुत खफा है। बीते अनेक दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, एक एक करके विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने पंजाब में कृषि आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले, दिल्ली सरकार के मॉडल की उन्होंने प्रशंसा की। उसके अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की और यह कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध
कांग्रेस से अलग एक तीसरे मोर्चा बनाने की मुहिम में जुट गए हैं और उनका सोचना है कि तीसरे मोर्चे के पास इतनी ताकत है कि वो कांग्रेस को पीछे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकेगी। किंतु अभी तक जो संकेत मिले हैं उसके अनुसार उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी केसीआर को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उस दृष्टि से ऐसा लगता है कि उनकी ये जो मुहिम है ये ज़्यादा परवान नहीं चढ़ पाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, एनसीपी हो, इन सब का गुजारा जो है कांग्रेस के बिना नहीं चल पाएगा। यदि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का कोई संयुक्त मोर्चा बनता है तो। दूसरी बात, डीएमके जो है तमिलनाडु में वो मजबूती के साथ कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बनी हुई है और वामपंथी मोर्चा भी मुझे लगता है कि देर सवेर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे में ही शामिल होगा। और उस सूरत में केसीआर क्या करेंगे, तो इसके जो कारण समझ में आ रहे हैं वो ये है कि तेलंगाना की राजनीति में जिस तरह की मुफ्तखोरी श्री राव के नेतृत्व में चलने वाली सरकार द्वारा लागू की गई, उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही है। राजनीतिक दृष्टि से भी केसीआर का जज्बा पहले जैसा नहीं रहा। और ये भी सुनने में आया कि हाल ही में वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जो रैलियाँ हुई हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी और उससे भी केसीआर बहुत चिंतित हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो उनका 36 का आंकड़ा बन ही गया है। वो किसी तरह से कांग्रेस से भी दूरी बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उन्हें पीछे छोड़ते हुए राज्य की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। पर केसीआर इसमें कितने सफल होंगे ये कहना मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना एक बहुत छोटा सा राज्य है, नया राज्य है और केसीआर चूंकि दक्षिण भारत से आते हैं, यदि भी वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और राजनीति में बड़े माहिर भी हैं, किंतु जिस तरह से गुस्से में वो आकर के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वैसे में उनकी छवि जो है वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसी बनकर के रह जाएगी। और विपक्षी एकता में, विशेष रूप से तीसरे मोर्चे की एकता में जो सबसे बड़ा पेश है वो है आम आदमी पार्टी। पंजाब में जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि आने वाले चुनाव में यदि कांग्रेस का विकल्प विपक्ष में कोई बन सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के एक वर्ग में अपनी पैठ तो बनाई है, इसमें दो राय नहीं है। और एक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने प्रति आकर्षण पैदा किया है, विशेष रूप से दिल्ली की सरकार के को जो मॉडल के रूप में जाना जाता है। यद्यपि पंजाब में उनकी अग्नि परीक्षा होना भी बाकी है और पंजाब के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं भगवंत सिंह मान, उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यता को लेकर भी अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। उस दृष्टि से आम आदमी पार्टी भी एकला चलोरे की नीति अपना सकती है और उस सूरत में चाहे कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन बने या किसी अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, वो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा बनाने की जो मुहिम है वो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कहीं दूर दराज तक नजर नहीं आती। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता को पेश किया जाए, इसे लेकर के कांग्रेस कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि राहुल गांधी के अलावा वो किसी और नेता को स्वीकार करें। और यही स्थिति तीसरे मोर्चे में अनेक नेताओं की है, मसलन ममता बनर्जी, शरद पवार, ये वो नेता है जिनकी महत्वाकांक्षाएं परवान पर हैं और उन्हें यह भी लग रहा है कि 2024 के चुनाव में यदि वो अपने लिए कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हासिल नहीं कर सके तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में केसीआर कितने सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने भी अपने उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद जिस तरह से सक्रियता दिखाई है और जिस तरह थोड़ा सा आत्मविश्वास उसमें परिलक्षित हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि अंततः विपक्ष की एकता का जो भी प्रयास होगा वो उसके झंडे तले ही होगा। फिर मुझे लगता है कि केसीआर जो मुहिम चला रहे हैं वो कहीं धूल में लठ मारने जैसी ना साबित हो जाए। अभी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो एक छवि है या उनकी जो एक स्वीकृति है वो बहुत ही कम है और उनमें वो नेतृत्व क्षमता भी नहीं है कि देश के जो स्थापित राजनेता हैं दूसरे राज्यों के, वो उनकी बात मान करके किसी एक गुट में आ जाए। तो मुझे लगता है कि वो जो कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर होगा
वे तेलंगाना में अपने आप को सीमित रखें और अपना राज्य बचाएं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिस भी क्षेत्रीय नेता ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने की कोशिश की, तो उस कोशिश में उसका अपना राज्य उसके हाथ से छिटक गया। मुझे लगता है कि केसीआर का जो अनुभव है राजनीति का, उन्हें इस बात की सीख और संकेत देता रहेगा कि यदि उन्होंने दिल्ली में बैठ कर राजनीति करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि हैदराबाद उनके हाथ से खिसक जाए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।